यस, क्या सब लोग मुझे देख पा रहे? यस, बोलो मुझे, क्या सब लोग मुझे समझ पा रहे? बोलो भाई, क्या मेरी आवाज सब तक आ रही है? सब लोग मुझे सुन पा रहे हैं? Whether everyone can listen to me? Yes, 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 people, बोलो 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 बोलो, सब लोग मुझे देख पा रहे, सुन पा रहे, समझ पा रहे? फटाफट 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 कमेंट करो भाई लोग। यस यस यस, कमेंट आ चुका है। राफे, राफे तुम क्या कर रहे हो गवर्नेंस इलेक्शन में? राफे, व्हाट यू आर डूइंग इन गवर्नेंस? दुर्वेश, जय माता दी दुर्वेश। अनिशा, जय माता दी अनिशा। तुम क्या कर रहे हो भाई गवर्नेंस में? जय माता दी सचिन भाई, मिलने आया था आपसे। क्या बात है भाई, मिलने आए थे। देखो, एग्जीक्यूटिव के हमारे स्टूडेंट्स इंस्पायर के यूट्यूब चैनल पर मिलने आ रहे हैं मुझे। ऐसा ना कर मुन्ना, ना, पहले एग्जीक्यूटिव क्लियर करना है, उसके बाद प्रोफेशनल में आना है। राफे भाई, ऐसा ना कर, ऐसा ना कर मुन्ना। यस 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 यस, रिद्धि, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी शिवानी। ओके, उत्कर्ष, उत्कर्ष इज ऑन टाइम। उत्कर्ष, जय माता दी। देखो ना, फिर एग्जिट मार लिया। हाँ सर। निनाद, जय माता दी निनाद। कैसा रहा आज का दिन आप सबका? हाँ सचिन, भावना, शशांक, कैसा था दिन? एकदम बढ़िया। अरे बोलो भाई, कैसा था दिन? सर जय माता दी, जय माता दी। दीपांशु, दीपुनीत, जय माता दी भाई। उत्कर्ष, गुड, अच्छा था बोला है। ओके, अच्छा था, बढ़िया था। दुर्वेश का एक हर बार पॉजिटिव कमेंट होता है। दुर्वेश की सबसे अच्छी चीज जो मुझे लगती है ना, उसकी पॉजिटिविटी है। मैं, आई डोंट नो, हम लोग फेस टू फेस मिले भी नहीं है, बट उसके जो कमेंट्स है, वो कमेंट देखकर मुझे इतना पॉजिटिव फील होता है ना दुर्वेश, आई डोंट नो, आई डोंट नो। यस जिनी, जय माता दी। निनाद, मिनल, जय माता दी। क्या बात है। शिवानी, गुड, गुड था। शशांक, बढ़िया था सर। ओके, अंकित कुमारी, अंकित कुमारी, ठीक है भाई। सर एडवांस टैक्स की क्लास नहीं हुई, एडवांस टैक्स की क्लास नहीं हुई भाई, इसलिए तो मैंने 1:15 को स्टार्ट किया ना सेशन, 1:15 को, तो थोड़ा सा ब्रेक मिल गया। देखो, ये ऑनलाइन का एक ड्रॉबैक आपको है कि भाई अगर नेट कनेक्टिविटी इश्यू है, अभी मैं जब लेक्चर लेता हूँ तो हमें दो दो कनेक्शन रखने पड़ते हैं, फिर भी कई बार डाउन होता है, तो नेट कनेक्टिविटी इश्यू तो होने वाला है। लव फ्रॉम पंजाब, यस पंजाब, सत श्री अकाल पंजाब को। ओके दोस्तों, अंकित कुमार, ओके ओके, अंकित 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 कुमार, बाय मिस्टेक स्लिप ऑफ टंग हो गया। अंकित कुमारी, क्या बात है, तुम मेरी हर वर्ड को, हर शब्द को सुन रहे हो। बस ऐसे ही अंत तक बने रहो, तुम सीएस प्रोफेशनल पास हो, लिख कर लो मुझसे। ऐसे ही हर शब्द को अगर याद रखोगे और उसको फॉलो करोगे, सीएस प्रोफेशनल तुम डेफिनेटली पास हो, लिख कर लो मुझसे। बाय द वे, आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले, खाना किसका अभी भी पेंडिंग है? किसका लंच अभी तक नहीं हुआ है? मैं क्यों पूछ रहा हूं, इसका जवाब मैं बाद में दूंगा। कितने स्टूडेंट्स का लंच अभी भी पेंडिंग है? बोल दो, शर्माओ मत। देखो, मैं अपने घर पे तो तुम्हें इनवाइट नहीं करने वाला खाना खाने के लिए, या तुम मुझे अपने घर पे इनवाइट नहीं करोगे, बट बोल दो। अच्छा, मीनल का पेंडिंग है खाना। ओके, मैं आपके घर में आने वाला, डोंट वरी। यस, शिवानी पेंडिंग है, गुंजन पेंडिंग है, जीनी पेंडिंग है, सब नॉट हैविंग लंच। शुलिका का पेंडिंग है, पेंडिंग है। देखो, मैं आपको बता रहा हूं, अगर लंच पेंडिंग है तो पेंडिंग लंच की वजह से आपका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन लेक्चर के दौरान मिस नहीं होना चाहिए। ये मेरा आपसे कमिटमेंट चाहिए, आपका कमिटमेंट मुझे चाहिए कि पूरे लेक्चर के दौरान आपका फोकस और कमिटमेंट मिस नहीं रहेगा, और लेक्चर के तुरंत बाद आप लोग आपका लंच कर लोगे। भाई, आज हम लोग स्कैम 1992 हर्षद मेहता का डायलॉग देखने वाले हैं। यू नो द रीजन व्हाई? यस, कुछ हिंट लगा क्या? कुछ हिंट लगा?
आज हम हर्षद मेहता स्कैम 1992 का डायलॉग फिर से एक बार सुनने वाले हैं। यस, क्योंकि आज हमें क्या देखना है? आज हमें रिस्क मैनेजमेंट देखना है। आज हमें रिस्क मैनेजमेंट देखना है। आज हमें रिस्क है तो इश्क है, रिस्क है तो इश्क है के बारे में समझना है। यस, इश्क है तो रिस्क है और रिस्क है तो इश्क है। रिस्क है तो इश्क है और इश्क है तो रिस्क है। हम कंप्लायंस के बारे में देखेंगे, कंप्लायंस मैनेजमेंट के बारे में देखेंगे, हम एथिक्स के बारे में देखेंगे, व्हाई इज इट नीडेड के बारे में देखेंगे, और उसी एथिक्स के पार्ट में एक और पॉइंट है, हम लोग वक्त मिलने पर सीएसआर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके बारे में भी समझेंगे। भले आपने सीएसआर सेक्शन 135 में पढ़ा है, फिर भी 135 का सेक्शन और यहाँ पर जो हम सीएसआर पढ़ेंगे उसमें काफी फर्क है। यस, रिस्क है तो इश्क है। तो भाई आज का सेशन स्टार्ट करें उससे पहले मैं सबको एक सवाल पूछना चाहूंगा, जिन्होंने भी लास्ट सेशन अटेंड किया था हमारा, हमने जब गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस ऑफ एथिक्स, ये हमारा जो सब्जेक्ट है, ध्यान रखना जो मैंने आपको कहा था, स्टूडेंट अक्सर इस सब्जेक्ट को लाइटली लेते हैं, वो सोचते हैं कि हम ये सेल्फ स्टडी कर लेंगे, बट उन स्टूडेंट्स को मैं फिर से बता रहा हूँ, उन स्टूडेंट्स को मैंने आईसीएसआई का जब हम वेबसाइट ओपन करते हैं, हम जब आईसीएसआई का वेबसाइट ओपन करते हैं और आईसीएसआई के वेबसाइट पर जब जाकर हमें वहां पर इंस्टीट्यूट की, यस, इंस्टीट्यूट के विजन और मिशन को देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि भाई योर वॉइस इज शेकिंग, थोड़ा एडजस्ट करो बेटा, थोड़ा एडजस्ट करो। हो सकता है कुछ आवाज में कभी कभी हो सकता है नेट कनेक्टिविटी इशू, कुछ इशू की वजह से हो सकता है, पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर क्या लिखा है? विजन क्या लिखा है? टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो दोस्तों ध्यान रखना, प्लीज सबको हाथ जोड़ के विनती है, सब्जेक्ट को बिल्कुल भी लाइटली मत लो। सब्जेक्ट स्कोरिंग है। आज ही मैं सीएस प्रोफेशन के हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने दिसंबर में एग्जाम दिया था और जो अभी मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 देने वाले हैं, जिन्होंने एक मॉड्यूल दिया था दिसंबर में और मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 देने वाले, उनको मैंने वही कहा दोस्तों कि आपको मॉड्यूल 1 में ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस और मॉड्यूल 2 में सीआरआई, ये तीन सब्जेक्ट को ज्यादा स्कोरिंग बनाना है। ड्राफ्टिंग, गवर्नेंस और सीआरआई। मैं अगेन कहूंगा, मैं गवर्नेंस पढ़ा रहा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं एज कंपेयर टू टैक्स लॉज गवर्नेंस इज मोर स्कोरिंग। मैं आरसीबी भी पढ़ा रहा हूं बट मैं आरसीबी का नाम नहीं लिया, मैंने सीआरआई का नाम लिया, ध्यान रखना। तो आपको ये समझना है कि हमारे इंस्टीट्यूट का विजन अगर है टू बी ए ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर मिशन ये है टू डेवलप हाई कैलिबर प्रोफेशनल्स फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो भैया इंस्टीट्यूट एज अ कंपनी सेक्रेटरी हमें इस पर्टिकुलर क्या टॉपिक में, सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा जज करेगी, एनालाइज करेगी, इवैल्यूएट करेगी और देखेगी कि वाकई में स्टूडेंट कितना कॉम्पिटेंट है सीएस बनने के लिए। हमने हमारे पहले सेशन में व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड व्हाई इज इट नीडेड ये देखा था, जिसमें मैंने आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस की स्टोरी बताई थी और स्टोरी में मैंने आपको एनरॉन कंपनी के स्कैम के बारे में बताया था। मैंने आपको बताया था कि इस तरह से एनरॉन के स्कैम के बाद यूएस गवर्नमेंट ने उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स बहुत स्ट्रिंजेंट कर दिए, और जब यूएस ने कोई चीज कंपलसरी मैंडेटरी कर दी तो यूएस के बाद यूके, जापान, जर्मनी, इंडिया, इन सब ने अपने अपने देश में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कानून लाया। इंडिया में कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून कुमार मंगलम बिरला कमेटी की सिफारिश पर आया था। यूके का कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून वहां की कैडबरी कमेटी की सिफारिश पर आया था। ये सब हम गवर्नेंस में देखने वाले हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये जो टर्म है जब समझाया था, तब आपको कहा था कॉर्पोरेट मतलब कंपनी है और गवर्नेंस मतलब डिसीजंस है। तो कंपनी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, कंपनी के जो डिसीजंस है, वो जितने बेटर होंगे, जितने अच्छे होंगे, उतना कंपनी के अंदर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और उतना कंपनी का सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट होगा। तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये जो टर्म मैंडेटरी किया गया था, इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से, कोई मुझे कमेंट करके बोलेगा इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंपनीज के काम करने के तरीके में क्या बदलाव आया, कोई मुझे कमेंट करके बोलेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के
वजह से कंपनीज के काम करने के तरीके में क्या बदलाव आया? मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। कैन एनीवन कमेंट एंड टेल मी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंपनीज के काम करने के तरीके में क्या बदलाव आया? यस, वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। जो लास्ट लेक्चर में अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल सचिन ने कहा है, मैं कहूंगा इससे आगे जाकर जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो चाहिए मुझे। सचिन, यू आर नॉट रॉन्ग बट यू आर नॉट टू द पॉइंट। यस, आहिल ने लिखा है कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फॉर्म व्हिच एंश्योर्ड अकाउंटेबिलिटी। परफेक्ट। दोस्तों, कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैंडेटरी होने से पहले कंपनीज में सारे फैसले, सारे डिसीजंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही लेते थे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब बोर्ड मीटिंग में आते थे, किसी बोर्ड मीटिंग में कोई डायरेक्टर है तो कोई नहीं है, अगले बोर्ड मीटिंग में कोई दूसरा डायरेक्टर है तो कोई तीसरा नहीं है। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग में जो डिसीजन लिए जाते थे उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी रिस्पांसिबिलिटी किसी पर्टिकुलर बोर्ड मीटिंग के ऊपर डालना मुश्किल था। बिकॉज एक डिसीजन अगर 3-4 बोर्ड मीटिंग में लिया गया है और डायरेक्टर्स रोटेशनल बेसिस पर एब्सेंट हुए तो कोई एक डायरेक्टर अपने उस बोर्ड मीटिंग के फैसले के लिए अकाउंटेबल नहीं था। जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाया गया, उसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बेसिस पर जे ईरानी कमेटी ने कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर जो सिफारिश की थी, तो उन्होंने कहा henceforth कंपनी के जो भी फैसले हैं, जो भी डिसीजंस है, वो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे, ना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे। तो कंपनी के सारे डिसीजंस अगर कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स लेंगे तो हर छोटे बड़े डिसीजन के लिए कंपनी में कौन होगी? कमेटी होगी। और ध्यान रखना, इस कमेटी में कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उन्हीं में से सारे डायरेक्टर्स अलग अलग कमिटीज होंगे। तो हर डायरेक्टर का कोई ना कोई कमेटी में पार्टिसिपेशन रहेगा। तो अगर कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन लेगी तो कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स की अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी। कमेटी की अकाउंटेबिलिटी क्यों होगी? बिकॉज उस डिसीजन के लिए कमेटी जिम्मेदार होगी। कमेटी जो भी जिम्मेदारी लेगी, कमेटी अपनी डिसीजन जो लेगी वो डिसीजन लेके किसको पास आउट करेगी। कमेटी का जो भी फैसला होगा वो किसके पास अप्रूवल के लिए जाएगा? पहले किसके पास जाएगा? बोलो मुझे, कमेंट करो। कमेटी का जो भी फैसला होगा वो पहले किसके पास जाएगा? कमेटी का जो भी फैसला होगा वो पहले किसके पास जाएगा? टेल मी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा। करेक्ट जीनी। कमेटी का जो भी फैसला होगा वो पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएगा और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस फैसले को, अगर उन्हें लगा ये फैसला हमें सही लग रहा है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस फैसले को जनरल मीटिंग में शेड्यूलर्स के सामने अप्रूवल के लिए रखेंगे। तो इनडायरेक्टली कमेटी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी तो आया और कमेटी के फैसले पर कंट्रोल भी आया, कमेटी के काम करने के तरीके पर कंट्रोल भी आया। बिकॉज कमेटी ऑफ डायरेक्टर्स को पता चलेगा कि वो जो भी फैसला ले रहे उसका कंट्रोल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में है। तो हमने कॉर्पोरेट गवर्नेंस का डेफिनेशन याद रखने के लिए मैंने आपको एक शॉर्टकट दिया था। कोई मुझे उस शॉर्टकट को मैथमेटिकल नंबर के फॉर्म में बताएगा क्या? What was the shortcut in remembering the definition of corporate governance? Corporate governance का definition याद रखना था, वो shortcut क्या था हमारा? What was the shortcut? Yes, Krishna and Ahil, you are perfect. That shortcut was 222, जिसमें corporate governance अगर दो वर्ड है तो फिर corporate governance में अगेन अगले दो वर्ड है accountability and control, फिर अगले दो वर्ड है better organizational decisions and optimum utilization of resources। अगर ये 222 है, इनको जोड़ दो तो हम कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस इज अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड यूज ऑफ रिसोर्सेज। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छे, दिमाग में रहना चाहिए। व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? अ फॉर्मल सिस्टम ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल फॉर बेटर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजंस एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करते हैं तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंपनी को क्या फायदा मिलता है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस से कंपनी को क्या फायदा मिलता है? व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? उसका एक्रोनिम क्या था हमारा, एब्रिविएशन बोलो। व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस का हमारा सैलेंट फीचर क्या था? वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। यस सचिन, सानिया, दुर्वेश, यू आर परफेक्ट। The acronym was CPT FEAR। CPT FEAR में हमने देखा था कि C stands for Consensus Oriented Decisions। क्योंकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस कानून मैंडेटरी किया गया लिस्टेड कंपनीज के लिए, तो उसके बाद कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन, मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में वी कैन से एवरीवन राइट फ्रॉम कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयरहोल्डर्स, एवरीवन इज हैविंग कंसेंसस, तभी वो डिसीजन कंपनी में इंप्लीमेंट होगा। बिकॉज
प्रोसेस ऐसा डेवलप किया गया कि कमिटी ऑफ डायरेक्टर्स डिसीजन क्या लेना है वो डिसाइड करेंगे और वो पास ऑन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और वो बाद में शेयर होल्डर्स की मीटिंग में अप्रूवल में जाएगा। तो कोई भी फैसला जब कंपनी में आएगा वो कंसेंसस ओरिएंटेड होगा, कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन होगा, और कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजन के साथ साथ पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सीपीटी में पी स्टैंड्स फॉर पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, मतलब हर डायरेक्टर को कंपनी के अंदर कोई रोल है, every director will have some role in the committee of directors, तो participation of all होगा। टी ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी भैया? एवरीवन इज अवेयर अबाउट द डिसीजन बीइंग टेकन, मतलब कुछ लोगों को ही डिसीजन के बारे में पता है ऐसा नहीं होगा। अब अक्सर देखो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर फैसले कुछ लोग लेते हैं तो जो लोअर लेवल पर अथॉरिटीज होते हैं या ऑफिसर्स होते हैं उन्हें अक्सर ये इस बात का गिल्ट होता है कि उन्हें इस फैसले के बारे में बताया नहीं गया। ट्रांसपेरेंसी से हर व्यक्ति को पता होता है कि फैसला क्या लिया जा रहा है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से कंसेंसस ओरिएंटेड डिसीजंस लिए जा रहे, पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ गया। सीपीटी फियर में एफ स्टैंड्स फॉर फॉलो द रूल ऑफ लॉ। व्हाट इज फॉलो द रूल ऑफ लॉ? भैया जब आपको बेटर डिसीजंस लेने हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में अच्छे फैसले लेने हैं, तो अच्छे फैसले तभी आएंगे जब आप सारे नियमों का पालन करोगे, क्योंकि हर कमेटी अपने फैसले के लिए जिम्मेदार है। हर कमेटी अपने फैसले के लिए जिम्मेदार है। तो कमेटी कोई भी फैसला लेते हो लॉ के पैरामीटर्स और बाउंड्रीज के तहत फैसला लेगी, तो इट विल फॉलो द रूल ऑफ लॉ। कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगा। क्यों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मैनेजमेंट का एफिशिएंसी क्यों बढ़ेगा? बिकॉज जब कमेटी के अंदर हर डायरेक्टर होगा तो डायरेक्टर कमेटी में अपना रोल निभाएगा और उसे पता होगा कि मैं जितना अच्छा परफॉर्म करूंगा उतना हमारा बेटर डिसीजन होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से जो कंपनी की कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बन के आएगी वो इफेक्टिव होगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस से हर व्यक्ति पर हर लेवल पर इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। सीपीटी फियर एफईए कॉर्पोरेट गवर्नेंस से अकाउंटेबिलिटी बढ़ गया, जिम्मेदारी बढ़ गई, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से सबसे अहम रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ गया। व्हाट इज रिस्पॉन्सिवनेस? क्विक डिसीजन मेकिंग। पहले क्या होता था? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के पहले कंपनी को अगर कोई डिसीजन लेना है, देखो आज भी गवर्नमेंट कंपनीज में जब तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं था, गवर्नमेंट कंपनीज में आज भी कोई फैसला लेना है गवर्नमेंट के हाथ में रखा जाता है, और वो फैसला काफी डिले होता है। जैसे अभी हम डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस देख रहे हैं, काफी ये जो बीपीसीएल कंपनी है उसका डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस चल रहा है, पिछले 2-3 साल से चल रहा है। गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है ना, द डिसीजंस आर बीइंग डिलेड, बट कॉर्पोरेट गवर्नेंस जिन कंपनीज में फॉलो होगा वहां पर डिसीजंस क्विकली होंगे, तो वो इसे क्विक डिसीजन मेकिंग में रिस्पॉन्सिवनेस बढ़ेगा। ये हमारे 7 क्या थे? 7 फीचर्स थे और बेनिफिट्स थे ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये तो हमने सीपीटी फेयर देखा। अब मुझे उस सवाल का जवाब दो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की वजह से जब हम ये बेनिफिट्स देखते हैं, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बेसिस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बुनियादी ढांचा है, जो फाउंडेशन है, वो कौन से प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस किस पर बेस्ड है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कौन से प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ते हैं? ताड़ी, करेक्ट, कृष्णा लिखा है, ताड़ी फॉलो करना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर हम कहते हैं ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अकाउंटेबिलिटी जरूरी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर डिस्क्लोजर्स होने बहुत जरूरी है, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के वक्त इंटीग्रिटी की बहुत जरूरत है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का बेसिस और फाउंडेशन ताड़ी पर डिपेंडेंट है। अगर ताड़ी है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस उस ऑर्गेनाइजेशन में है। ताड़ी में से एक भी एलिमेंट नहीं है तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस नहीं है। ताड़ी हमें डिसाइड कराएगा कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो हो रहा है कि नहीं। ताड़ी में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, डिस्क्लोजर्स एंड इंटीग्रिटी, ये हमने देखा था। अगर यहां तक का डिस्कशन सबको क्लियर है तो मैं अगला डिस्कशन स्टार्ट करता हूं, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क है तो इश्क है। एक बार जय माता दी बोल दो तो मैं अगला डिस्कशन स्टार्ट करता हूं क्विकली। जय माता दी बोल दो, जेएमडी। What is risk management? मैंने लिखा है what is risk management? What is risk management? अब मेरा पहला सवाल आप सबको है, रिस्क किस चिड़िया का नाम है दोस्त? What is risk? अब ये मत बोलना रिस्क है तो इश्क है। भैया रिस्क मतलब क्या? खतरा, खतरों के खिलाड़ी। रिस्क अगर बिजनेस में है
तो उस बिजनेस को हम कह सकते हैं हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड, जिस बिजनेस में जितना ज्यादा रिस्क उतना ज्यादा रिवॉर्ड। यस, जब अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है तो उसे हम रिस्क कहते हैं। वेरी गुड। अनसर्टेनिटी लेवल, अनसर्टेनिटी लेवल जिसमें ज्यादा उसमें रिस्क ज्यादा, तो हायर द रिस्क हायर द रिवॉर्ड। अब बिजनेसेस, अलग अलग बिजनेसेस है, सीमेंट बिजनेस है, आईटी बिजनेस है, स्टील बिजनेस है, टेक्सटाइल बिजनेस है, ऑयल एंड गैस बिजनेस है, फूड बिजनेस है, केमिकल्स बिजनेस है। हर एक बिजनेस का अपना अपना अनसर्टेनिटी होता है और हर एक बिजनेस को अपने बिजनेस के अनसर्टेनिटी को स्टडी करना पड़ता है, समझना पड़ता है। और जब आप आपके बिजनेस का अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क को स्टडी करोगे तो आप उस रिस्क को स्टडी करके उस रिस्क को क्या करना पड़ेगा, आपको मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट, आपको उस रिस्क को मैनेज करना पड़ेगा। तो अगर हम रिस्क को मैनेज करते हैं, मुझे पहले इस बात का जवाब दो, क्या हम रिस्क मैनेजमेंट हमारे बिजनेस में एक बार करेंगे या हर बार करेंगे? कैन यू टेल मी, रिस्क मैनेजमेंट एक बार करना होता है या हर बार करना होता है? कैन यू टेल मी, कैन यू कमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एक बार करना होता है या बार बार करना होता है? यस, वेटिंग फॉर कमेंट्स। रिस्क मैनेजमेंट एक बार करना होता है या बार बार करना होता है? हर बार करना होता है। वेरी गुड। एवरी टाइम यू नीड टू बी डूइंग रिस्क मैनेजमेंट। मतलब पहला पॉइंट हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। देखो, मैं वो डेफिनेशन आपके सामने अलग ढंग से अगर रख रहा हूं, आपके दिमाग में जिंदगी भर याद रहेगा। सर ने कहा था रिस्क मैनेजमेंट हमें हर बार करना है, तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। पहले हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अच्छा, अगर वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जब रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो हमें रिस्क को मैनेज करना है। तो हमें हमारे बिजनेस के अंदर क्या रिस्क है, हमारे बिजनेस के अंदर क्या रिस्क है, हमारा बिजनेस कौन से सेक्टर में है और उस सेक्टर के अंदर क्या रिस्क है, इसे क्या करना पड़ेगा। हमारा बिजनेस कौन से सेक्टर में है और उस सेक्टर में क्या रिस्क है, इसको लेकर हमें क्या करना पड़ेगा। कोई मुझे कमेंट करके बोलेगा क्या, इसको लेकर हमें क्या करना पड़ेगा। रिस्क मैनेजमेंट अगर कंटिन्यूअस है तो हम जिस बिजनेस में है उस बिजनेस के अंदर रिस्क को लेकर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें रिस्क आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा, उस बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। करेक्ट जीनल, सॉरी झील, हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमें रिस्क हमारे बिजनेस में क्या क्या है, हमारे बिजनेस से एसोसिएटेड क्या क्या रिस्क है, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो उस कंटिन्यूअस प्रोसेस के लिए हमें कंटिन्यूअसली हमारे बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज यू ऑल हैव स्टडीड इन एसएम। एसएम पढ़ा है ना सबने, एसएम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव में, जहां पर आपने पढ़ा होगा इंटरनल फैक्टर्स, एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो माइक्रो फैक्टर्स है, जो हमारे कंट्रोल में है। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो फैक्टर्स है जो मैक्रो फैक्टर्स है, जो हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो हम जो बिजनेस रन कर रहे हैं उस बिजनेस के अंदर इंटरनल फैक्टर्स कौन से है, एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से है, उस बिजनेस के अंदर कौन सा फैक्टर कंट्रोल में है, कौन सा कंट्रोल के बाहर है, ये हर बार कंटिन्यूअस चेंज होते रहेगा। बिकॉज द एनवायरमेंट ऑफ द बिजनेस चेंजेस कंटिन्यूअसली। एनवायरमेंट चेंज अगर कंटिन्यूअसली हो रहा है तो ये फैक्टर्स भी चेंज होंगे। तो हमें हर बार रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और जो भी रिस्क हम आइडेंटिफाई करेंगे उस रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उस रिस्क को क्या करना पड़ेगा, इवैल्यूएट करना पड़ेगा। रिस्क इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन एक अलग ढंग से बता रहा हूं, आपको ये डेफिनेशन अपने आप याद रह जाएगा। सर ने कहा था रिस्क मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हमें हमारे बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहना है। रिस्क को आइडेंटिफाई करने के बाद उस रिस्क को इवैल्यूएट करना है। नाउ कुछ तो मतलब सर व्हाट इज इवैल्यूएशन? इवैल्यूएशन मतलब भाई बिजनेस के रिस्क को आइडेंटिफाई हो गए, अब आइडेंटिफाई होने के बाद कौन सा रिस्क हमारे बिजनेस को ज्यादा अफेक्ट कर सकता है, कौन सा रिस्क हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करेगा, कौन से रिस्क के लिए हम सिक्योर्ड है, कौन सा रिस्क हमने बिजनेस के अंदर हमें इनसिक्योरिटी दे सकता है। इस रिस्क के इवैल्यूएशन को हम कहते हैं रिस्क एनालिसिस। रिस्क एनालिसिस, उसको मैं रिस्क इवैल्यूएशन कहूंगा। तो हमें रिस्क को कंटिन्यूअसली इवैल्यूएट करना है। तो रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क इवैल्यूएशन करने से क्या होगा, हम कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस है। रिस्क को आइडेंटिफाई करो, रिस्क को इवैल्यूएट करो
analyze the impact of the risks. जो रिस्क हमारे बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं उन पर्टिकुलर रिस्क के क्या उन पर्टिकुलर रिस्क को एनालाइज करो, स्टडी करो, उसके इम्पैक्ट को स्टडी करो. सो रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिस्क, इवैल्यूएटिंग द रिस्क एंड एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. एनालाइजिंग द इम्पैक्ट ऑफ द रिस्क. यस, वेरी गुड झील. रिस्क इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं? रिस्क इवैल्यूएशन में हम रिस्क को एनालाइज करते हैं और वो रिस्क जो हमारे बिजनेस के लिए ज्यादा डेंजरस साबित हो सकती है, उस रिस्क के इंपैक्ट को एनालाइज करते हैं. एनालाइज द इंपैक्ट ऑफ द रिस्क. क्यों भाई हमें रिस्क के इंपैक्ट को क्यों एनालाइज करता है? पॉइंट नंबर 5, बाय एंड adopt methods for the systematic reduction of risk. Point number 6, so as to have a sustainable business development. ओ सर, आपने तो रिस्क मैनेजमेंट का पोस्टमार्टम ही कर दिया. करेक्ट. रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन मैंने इस तरह से 6 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया. ओके, तो सर ने कहा है रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसमें हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं. जैसे एग्जाम जब आप देते हो, पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करके जब एग्जाम देते हो तो एग्जाम में आपके पढ़ाई का इवैल्यूएशन होता है. तो हम रिस्क को आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क को इवैल्यूएट करते हैं और उस रिस्क का इवैल्यूएशन के बाद उसका इंपैक्ट क्या है हमारे बिजनेस पर, उसको स्टडी करते हैं और अडॉप्ट करते हैं वो मेथड्स जो हमें रिस्क को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, जिससे हमारा बिजनेस क्या बना रहेगा, सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट होगा. तो आप मुझे बोलो रिस्क मैनेजमेंट का करने के पीछे का मकसद, गोल, ऑब्जेक्टिव क्या है? कोई भी बिजनेस जब रिस्क मैनेजमेंट करता है उसका सोल मोटिव रिस्क मैनेजमेंट करने के पीछे क्या है? किसी भी बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट का सोल मोटिव क्या है? कमेंट. कोई भी बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट का सोल मोटिव क्या है? बोलो मुझे. कोई भी बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट का सोल मोटिव क्या है? क्विकली. Yes, sustainable business development. What is sustainable? Sustainable मतलब continuous. Business development मतलब क्या? Growth. भैया अगर आप आपके बिजनेस में कंटिन्यूअस बिजनेस में ग्रोथ देखना चाहते हो, अगर आप बिजनेस में कंटिन्यूअसली ग्रोथ देखना चाहते हो, तो आपके बिजनेस से जो भी रिस्क है, वो जो समय समय पर एनवायरमेंट चेंज होके जो भी रिस्क आपके बिजनेस को देगा, उस रिस्क को आइडेंटिफाई करो, उसको इवैल्यूएट करो, उसके इंपैक्ट को आपके बिजनेस पर एनालाइज करो और उसको मिटिगेट करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स ले लो, तो आपका बिजनेस कंटिन्यूअसली ग्रो होते रहेगा. तो भाई अगर ये 6 पॉइंट्स है तो आप सब लोग इन 6 पॉइंट्स को अगर जोड़ दोगे तो हमारा रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन होगा. मेरे साथ सब लोग लिखेंगे वहां पर. नाउ इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड evaluating risks by assessing the impact of inherent and potential risks so that methods can be
adopted for systematic reduction of the risk for sustainable business डेवलपमेंट। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट का ये डेफिनेशन में इस तरह से आपको लिख कर देता तो आपको बोर होता, आप बोलते यार ये इतना बड़ा डेफिनेशन कैसे लर्न कर पाएंगे। अब सर ने यहाँ पर क्या करके दिया, सर ने कहा है कि रिस्क मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हमें वो याद रखना है। सर ने कहा था दीपांशु बेटा थोड़ा सा नेट इशू कोई टेक्निकल इशू अगर आता है तो मैं प्लीज रिक्वेस्ट करता हूँ पेशेंस रखो। वो कितना भी कहा तो ऑनलाइन में थोड़े बहुत टेक्निकल इश्यूज आते हैं बेटा। हाँ यू कैन डेफिनेटली अपडेट ऑन द ग्रुप, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं। और अगर ठीक होता है तो भी अपडेट करो। जैसे कुछ देर पहले आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था साउंड वॉइस को लेकर किसने कहा था, वॉइस को लेकर किसने कुछ कहा था, आई डोंट रिमेंबर किसने कहा था। तो अगर भाई तुम्हारा ठीक हो जाता तो बोल दो नाउ क्लियर, तो मुझे पता चलेगा नाउ क्लियर। कभी भी ऐसा होता है तो सर ने कहा था रिस्क मैनेजमेंट एक कंटीन्यूअस प्रोसेस है किसका, ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग रिस्क। रिस्क को इवैल्यूएट कैसे करना है, ये ब्रैकेट में लगाया असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ इनहेरेंट एंड पोटेंशियल रिस्क। सर ये इनहेरेंट रिस्क क्या है और पोटेंशियल रिस्क क्या है। इनहेरेंट मतलब इनबिल्ट आपके बिजनेस के अंदर जो इनबिल्ट रिस्क है, आपके बिजनेस के अंदर जो इनबिल्ट रिस्क है वो इनहेरेंट रिस्क है। और पोटेंशियल मतलब क्या, आने वाले कल में फ्यूचर में जो आपके बिजनेस को रिस्क हो सकता है उसे हम कहते हैं पोटेंशियल रिस्क। अब ध्यान रखना ये इनहेरेंट रिस्क और पोटेंशियल रिस्क दोनों के इंपैक्ट को स्टडी करना है। अगर आपने सिर्फ इनहेरेंट रिस्क का, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आपने सिर्फ इनहेरेंट रिस्क का स्टडी किया, अगर आपने सिर्फ इनहेरेंट रिस्क का स्टडी किया, पोटेंशियल रिस्क का स्टडी नहीं किया तो आपका नोकिया हो जाएगा। अगर आपने इनहेरेंट रिस्क का स्टडी किया, पोटेंशियल आने वाले कल में होने वाले रिस्क का स्टडी नहीं किया तो आपका मोटोरोला हो जाएगा। अगर आपने इनहेरेंट रिस्क का स्टडी किया, पोटेंशियल रिस्क का इंपैक्ट स्टडी नहीं किया तो आपका कोडैक हो जाएगा। कोडैक ये जो एग्जांपल मैंने दिए हैं असेसिंग द इंपैक्ट ऑफ एन इनहेरेंट एंड पोटेंशियल रिस्क। बिजनेस में हम इनहेरेंट एंड पोटेंशियल रिस्क दोनों के इंपैक्ट को क्या करते हैं, असेस करते हैं। सो दैट हम लोग क्या करें, मेथड्स कैन बी अडॉप्टेड फॉर सिस्टमैटिक रिडक्शन ऑफ द रिस्क। अगर इको क्लियर हो जाए तो बोल देना झील इको क्लियर हो गया। दीपांशु अगर डबल साउंड क्लियर हो जाए तो बोल देना डबल साउंड क्लियर हो गया। यस तो भाई सिर्फ बिजनेस के रिस्क को, इनहेरेंट रिस्क को देख के नहीं चलता है, हमें पोटेंशियल रिस्क, आने वाले कल के रिस्क को भी स्टडी करना है। मैं ये पोटेंशियल रिस्क के ऊपर जब हम रिस्क मैनेजमेंट पढ़ेंगे मैं आपको इतना बढ़िया केस स्टडी दूंगा और बोलोगे सर मजा आ गया, आपने जो एग्जांपल दिया अभी चाहते हो कि बाद में दो, बोलो मुझे। मैं आपको जो एग्जांपल देने वाला हूं, आप लोग एग्जांपल सुन के आप गदगद हो जाओगे। आपको लगेगा क्या माशाअल्लाह क्या रिस्क मैनेजमेंट किया, माशाअल्लाह क्या रिस्क मैनेजमेंट किया। और सबको पता है वो प्रोडक्ट के बारे में, इसलिए मैं वो केस स्टडी आपको बताना चाहता हूं। बोलो अभी दूं या बाद में दूं? दूसरे बोल रहा है अभी दो, हमसे सिर्फ पेशेंस नहीं है, अभी दो। ठीक है, एक बार रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन होने को तुरंत देता हूं। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट में सर ने कहा था कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग इवैल्यूएटिंग रिस्क so that methods can be adopted for systematic reduction of the risk। systematic मतलब क्या, ऐसे नहीं कि कुछ भी, ऐसे नहीं कि कुछ भी। systematic मतलब स्टेप बाय स्टेप, systematic मतलब स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। systematic मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप, प्रॉपर वे में, इन अ सिस्टमैटिक मैनर adopted for systematic reduction of the risk। किसलिए भाई, फॉर सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट। क्या बात क्या बात क्या बात। सर ने रिस्क मैनेजमेंट को लेकर जो मैं पॉइंट्स बताए उस पॉइंट्स के अंदर हम लोग कह सकते हैं कि सर ने 6 पॉइंट बताए, सर ने 6 पॉइंट बताए और 6 पॉइंट को जोड़ दिया हमारा रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। 6 पॉइंट को जोड़ दिया रिस्क मैनेजमेंट का डेफिनेशन हो गया। बोलो 6 पॉइंट। रिस्क मैनेजमेंट इज अ कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड इवैल्यूएटिंग द रिस्क by assessing the impact of inherent and potential risk so that methods can be adopted for the systematic reduction of the risk for sustainable business development।
अरे भाई समझा है तो एक बार ताली हो ताली। यस यस, समझा है तो ताली हो ताली। रेक्टिफाई कर दिया मैंने साक्षी, गुड ऑब्जर्वेशन, ऑलरेडी रेक्टिफाइड साक्षी। अरे गधो, मैं आपको पहले बोल चुका हूं, इस ऑनलाइन लेक्चर में आपके चेहरों पर, आपकी नजर पर मेरा ध्यान नहीं है। आपके कमेंट्स जो आएंगे वही मेरे लिए एनर्जी है, वही मेरे लिए मोटिवेशन है। तो आपके कमेंट्स, आपके एनर्जी में कोई कंजूसी मत करो। आप जितना अच्छे कमेंट करोगे उतना मुझे एनर्जी डबल आएगी, मैं आपको पढ़ाने में और मजा आएगा। रिस्क मैनेजमेंट सर ने कहा था 6 पॉइंट्स है, और 6 पॉइंट्स को जोड़ दिया, मतलब रिस्क मैनेजमेंट हो गया। क्या मैं कहूं सबको रिस्क मैनेजमेंट में एक चीज क्लियर है कि रिस्क मैनेजमेंट कंटीन्यूअस प्रोसेस है, जिसमें हम रिस्क को हर बार, हर समय पर हमारे बिजनेस के अंदर अफेक्ट होने वाले रिस्क को आइडेंटिफाई करते रहते हैं, इवैल्यूएट करते रहते हैं, so that हमें इनहेरेंट और पोटेंशियल रिस्क का इंपैक्ट समझना है और इमीडिएटली मेथड्स ले सके, so that वो रिस्क का सिस्टमैटिक वे में रिडक्शन हो और हमारा बिजनेस का सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट हो, हमारा बिजनेस का सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट हो। भाई अगर सबको ये क्लियर है, ये अरुणव मदन कुछ कौन है आई डोंट नो, तो ये सस्टेनेबल बिजनेस डेवलपमेंट अगर हमारा रिस्क मैनेजमेंट का मेन मोटिव है, तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये सिर्फ थ्योरेटिकल डेफिनेशन है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो ये रिस्क मैनेजमेंट हर बड़ी कॉर्पोरेट एजेंसी, कंपनी इंडिया में, वर्ल्ड में, अक्रॉस एमएनसीज करते आई है। रिस्क मैनेजमेंट कैसे होता है ध्यान से सुनो। आप सबने नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, नेस्ले। अरे नेस्ले कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जो काफी बिकता है? बोलो बोलो, नेस्ले कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जो काफी बिकता है, जो आप लोग बहुत बार खाते हो, जो आप बहुत बार खाते हो? नेस्ले कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है जो बहुत बार खाते हो? बोलो। किटकैट कॉफी। अरे गधे, जिसने किटकैट कॉफी लिखा है, अरे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैगी। टेस्टी की, हेल्दी भी। मम्मी मैगी सिर्फ 2 मिनट में, टेस्टी की, हेल्दी भी। शायद ही कोई होगा जिसने मैगी और किटकैट नहीं खाया होगा और जिसमें मैगी नहीं खाया होगा। है कोई यहाँ पर इस पर्टिकुलर ग्रुप में जिसने मैगी आज तक नहीं खाया? तो उसको मैं इनाम दूंगा। अगर कोई हाथ ऊपर के बोले सर मैंने मैगी नहीं खाया, तो मैं उसको इनाम दूंगा। कोई है जो बोल रहा है कि मैं मैगी नहीं खाया? बोलो भाई, उसको मैं इनाम दूंगा। मैगी, बोलो बोलो। है कोई माइकलाल जो बोले कि सर मैंने आज तक मैगी को चखा भी नहीं, सर मैगी क्या होता है मुझे पता भी नहीं? अरे भाई, मैगी क्या होता है ये उनको पूछो जिनका 2 वक्त का खाना मैगी है, जो हॉस्टल में रहते हैं, जो अकेले रूम पर रहते हैं। मैगी गरीबों का, अमीरों का, हर लेवल के बच्चों का खाना है। तो भाई इस मैगी को दुर्वेश ने एक सवाल मुझे पूछा है और उस सवाल का जवाब मैं देना चाहता हूं अभी इसी वक्त। दुर्वेश ने सवाल पूछा है, सर आपको कैसे पता चलेगा खाया कि नहीं? दुर्वेश, मैं हर बार हमारे स्टूडेंट्स को कहता हूं, दोस्तों मैं जब आपको पढ़ा रहा हूं तो बोलो मत हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है। दुर्वेश तुम्हें एक बार फिर से याद दिला दूं, हमारा सब्जेक्ट का नाम क्या है? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस। और दुर्वेश तुम बोलो ये क्या है? दुर्वेश बोलो ये क्या है? बोलो क्या है? दुर्वेश तुम बोलो क्या है ये? गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कॉम्प्लायंस। और ये क्या है दुर्वेश? क्या है? उत्कर्ष तुम गलत हो। दुर्वेश ये क्या है बोलो तुम? क्या एथिक्स है? तो भाई अगर एथिक्स है दुर्वेश, तो एक टीचर सबसे ज्यादा अपने बच्चों के ऊपर क्या रख सकता है? विश्वास। क्योंकि अगर मैं अपनी जिंदगी एथिकली जीता हूं,
मैं अगर अपनी जिंदगी आपके साथ जब एथिक्स की मेरी जिंदगी की स्टोरी शेयर करूंगा, जब मैं एथिक्स पढ़ूंगा आपको, आप मुझे गारंटी बताओ, आप मुझे कमेंट्स करके व्हाट्सएप पे बोलोगे कि सर मजा आ गया। मैं आपको इतना बता दूं, एथिक्स जब हम पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा मेरी लाइफ 360 डिग्री एथिक्स ने चेंज की है। अगर हम एथिक्स पढ़ रहे हैं, हमारा इंस्टीट्यूट अगर हमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रोफेशनल्स बनाना चाहती है, एथिक्स अगर सिखाना चाहती है, तो भाई अगर कोई स्टूडेंट बोल दे कि मैंने नहीं खाया है, तो मैं उसकी बात मानना पड़ेगा, बिकॉज एंड में वो मेरा स्टूडेंट है। और अगर मेरा स्टूडेंट मुझे बोल रहा है कि मैंने नहीं खाया है, तो बस आई हैव टू एक्सेप्ट इट एथिकली। उसके कर्म उसके साथ, मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा। तो यस, तो नेस्ले कंपनी का मैं एग्जांपल दे रहा था मैगी का, तो दोस्तों ध्यान से सुनो। सीरियस नहीं किया कृष्णा, ये तो तरीका है, ये तो तरीका है भाई आपको समझाने का सब्जेक्ट का। कोई सीरियस नहीं होता है। आपको लगता है कृष्णा मैं सीरियस हूं? बिल्कुल नहीं। मैं मैगी का एग्जांपल दे रहा हूं, आप लोग मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो। आपको एग्जांपल सुनना है कि नहीं बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ो, मैं वेट करूंगा। जय माता दी जपा, जय माता दी, जय माता दी जपा, जानी बजाज जय माता दी। या आई नो कुछ एग्जीक्यूटिव के बच्चे बीच बीच में इंस्पायर लाइव चैनल पर आकर देखते हैं कौन पढ़ा रहा है। अभी भी आ रहा है इको साउंड। ओके, यस सर, बोलो सर, आप आगे बढ़ो सर, वी वांट सुनना है। तो ध्यान से सुनो। आप सबको मैगी का वो स्टोरी पता होगा, जब नेस्ले कंपनी के मैगी प्रोडक्ट को लेकर आवाज उठी थी कि मैगी के अंदर लेड की मात्रा, लेड एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जिसकी ज्यादा मात्रा पेट में जाने से इट कैन लीड टू कैंसर। लेड की मात्रा ज्यादा होने के कारण नेस्ले पर पाबंदी आनी थी। लेड के जो स्टैंडर्ड्स है उसको नेस्ले के मैगी ने ब्रीच किया। ये आवाज जब उठी गवर्नमेंट लैबोरेटरी से, डेफिनेटली कोई कॉम्पिटिटर का ये रूल होगा, तो पूरे इंडिया में मैगी के खिलाफ बगावत शुरू हो गई। न्यूज चैनल्स में, मीडिया में, हर जगह पर मैगी कंपनी, नेस्ले के उस मैगी प्रोडक्ट की बहिष्कार, बॉयकॉट की बात होने लगी। जब ये सारे इंडिया में होने लगा, तो ये सरप्राइज सुनो, मैगी ने उस वक्त, मतलब नेस्ले ने उस वक्त क्या किया? नेस्ले ने उस वक्त तुरंत रिस्क मैनेजमेंट किया। नेस्ले ने रिस्क मैनेजमेंट किया, बिकॉज़ रिस्क मैनेजमेंट आपको इनहेरेंट और पोटेंशियल रिस्क दोनों को करने के लिए मजबूर करता है, अगर आप अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हो तो। नेस्ले ने देख लिया, भाप लिया, ये जिस तरह से मैगी का प्रोटेस्ट हो रहा है, बॉयकॉट हो रहा है, अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया तो समय दूर नहीं जब पूरे नेस्ले के प्रोडक्ट्स पर बैन हो जाए। तो नेस्ले ने तुरंत मैगी जो मोस्ट पॉपुलर ब्रांड था उनका, उस ब्रांड को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करके मैगी ने अनाउंस कर दिया कि हम, मतलब नेस्ले कहूंगा मतलब मैगी, नेस्ले कंपनी अनाउंस कर दिया कि हम जितने भी मैगी के प्रोडक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया, जहां पर भी हम उसे कॉल बैक कर रहे हैं, और उन्होंने प्रोडक्ट्स को कॉल बैक कर डिस्ट्रॉय कर दिया, जला दिया। और जलाने के बाद सारे न्यूज़पेपर में, मीडिया में खबर आई कि नेस्ले कंपनी जितना भी मैगी अक्रॉस इंडिया था उसको वापस बुलाकर उसको जला दिया, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। तो सबसे पहले नेस्ले कंपनी ने क्या कर दिया? अपने ऊपर जो इल्जाम लगा था कि वो कस्टमर्स के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे, ये बता दिया कि हम कस्टमर्स की हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहते, वी आर वेरी सीरियस, हम चाहते कि कस्टमर्स की हेल्थ प्रायोरिटी हो। और इसलिए उन्होंने मैगी पर लेड के पैरामीटर ज्यादा होने का इल्जाम लगने पर तुरंत मैगी को कॉल बैक कर दिया और मैगी को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब डिस्ट्रॉय करने के बाद, मैगी को डिस्ट्रॉय करने के बाद, ध्यान से सुनना, मैगी का अवेलेबिलिटी 6 महीने तक मार्केट में नहीं था। मैगी वाज कंप्लीटली आउट ऑफ द मार्केट। उस वक्त मैगी के जो कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट्स है, येपी नूडल्स और भी कुछ, सनराइज बेस्ट जो भी नूडल्स है, उनका सेल काफी बढ़ गया। मैगी वाज नॉट इन द मार्केट। नेस्ले कंपनी ने रिस्क मैनेजमेंट करते हुए अपने ऊपर लगे हुए इल्जाम को दूर करने के लिए उन्होंने मैगी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D शुरू किया, और मैगी को उन्होंने फिर से 6 महीने बाद लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा, जहां पर लैब का रिपोर्ट आया। अब इस सैंपल में लेड की मात्रा स्टैंडर्ड्स के अनुसार है, और वही मैगी प्रोडक्ट 6 महीने बाद, जो पहले 6 महीने पहले 10 रुपए में मिलता था, ध्यान से सुनना, 6 महीने पहले जो 10 रुपए में मिलता था, वही प्रोडक्ट 6 महीना बंद हो गया, और बैन के बाद वही प्रोडक्ट फिर से लॉन्च हुआ एट 12 रुपए।
₹12 में लॉन्च होने के बाद ध्यान रखना वो 6 महीने में मैगी की कितनी बैड पब्लिसिटी हो गई थी, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो वो लोग जो मैगी नहीं खाते थे उनको भी मैगी के बारे में पता चल गया ड्यू टू दैट एजेंडा और कैंपेन अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट मैगी। जब ये 6 महीने बाद फिर से मैगी प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, कंपनी ने सिर्फ इतना किया कि ₹10 का प्रोडक्ट ₹12 में कर दिया। ये कहते हैं कि मोर सेफ्टी और इन सर्विस टू नो मैगी का सेल्स जो 6 महीने का उनका 6 महीने का सेल्स जो ड्राई आउट हो चुका था वो इस ₹12 करने के कारण अगले 1 साल के अंदर पिछले 6 महीने का पूरा बैकलॉग रिकवर हो गया और कंपनी अगेन सेम प्रॉफिट्स में आ गई। भैया इसको कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, और मैगी ने वहां पर जो किया उसको कहते हैं रेपुटेशनल रिस्क मैनेजमेंट। रेपुटेशनल रिस्क को मैनेज किया, कैसे किया, आने वाले पोटेंशियल रिस्क को भाप लिया और पोटेंशियल रिस्क को भाप कर उन्होंने वहां पर रिस्क मैनेजमेंट किया। अरे बोलो भाई, समझा तो ताली हो, कोई कमेंट हो। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट सबको समझा है, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट सबको समझा है। वेटिंग फॉर कमेंट्स, वेटिंग फॉर कमेंट्स। हाँ, अनिमत के पास थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज है। वो जो जलाया गया मैगी उसको टाटा ने और कुछ स्टील कंपनी ने फ्यूल के लिए इस्तेमाल किया। क्या बात है, बहुत हार्ड। ओके, तो हमने व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट देख लिया, हमने व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 3। आपके नोट में लिखो सब लोग, व्हाट इज कंप्लायंस। कोई बोलेगा क्या व्हाट इज कंप्लायंस? मैंने आपको शायद से फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में कंप्लायंस के बारे में बताया। कंप्लायंस दो तरह का होता है, कंप्लायंस दो तरह का होता है, कंप्लायंस दो तरह का होता है। एक वो कंप्लायंस जो अक्सर मैक्सिमम बच्चे करते हैं और एक वो कंप्लायंस जो कुछ ही बच्चे करते हैं। मैं आपको बताऊंगा, आप बोलोगे यस सर, आप जो बोल रहे हो सच है। कंप्लायंस दो तरह का होता है, ध्यान से सुनना सब लोग, ध्यान से सुनना। मैं जो आपको कंप्लायंस को लेकर एक अलग थॉट दे रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनना। जब आप आपके भाई बहन के साथ, हाँ कृष्णा ये तो हुआ, मैं अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कृष्णा सपना एक अलग एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब आप आपके भाई बहन के साथ घर में अकेले हो और पेरेंट्स किसी काम से, किसी फंक्शन में, किसी रिश्तेदार के पास गए हुए हैं और पेरेंट्स ने जाते वक्त आपको कहा है कि बेटा तुम्हारी एग्जाम अगले हफ्ते है तो तुम दोनों पढ़ाई करना, तुम दोनों पढ़ाई करना, ईमानदारी से पढ़ाई करना। पेरेंट्स ने तुम्हें कहा है पढ़ाई करना और पेरेंट्स ने तुम्हें कहा है आने के बाद मैं चेक करूंगा तुमने कितनी पढ़ाई की नहीं की, और तुम्हें उस वक्त पूछा, कहा गया कि आने के बाद मैं तुम्हें टेस्ट लूंगा, सवाल पूछूंगा। पेरेंट्स ने जाने के बाद तुमने इस डर से, इस फियर से कि आने के बाद मुझे सवाल पूछेंगे तो मैं पढ़ाई अगर नहीं की होगी तो मुझे डांट पड़ेगी, इस डर से तुमने पढ़ाई की। तो तुमने, उन्होंने कहा हुआ टास्क तुमने कंप्लाई किया बट आउट ऑफ फियर किया। सेकंड वे कंप्लायंस का, जहां पर पेरेंट्स ने तुम्हें कहा बेटा पढ़ाई कर लेना, बाकी कुछ नहीं कहा, और तुमने ईमानदारी से पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई की। तो ये जो पढ़ाई तुमने की वो आउट ऑफ फियर नहीं की, आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की, आउट ऑफ ड्यूटी की। तो कंप्लायंस दो वे में होता है। कुछ लोग इनकम टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि गवर्नमेंट का स्क्रूटिनी का नोटिस ना लगे, उनको इनकम टैक्स के झमेले में नहीं पड़ना है, इसलिए वो इनकम टैक्स पे करते हैं और लॉ को कंप्लाई करते हैं इनकम टैक्स से। कुछ लोग इनकम टैक्स इसलिए पे करते हैं बिकॉज वो अपनी ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी समझते हैं। दोनों कंप्लाई कर रहे हैं, पहला पर्सन भी कंप्लाई कर रहा है, दूसरा भी कंप्लाई कर रहा है, बट दोनों के कंप्लायंस में फर्क है। एक करेक्ट आउट ऑफ फियर है और दूसरा आउट ऑफ ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इन द सेम वे जब मैं कंप्लायंस बिजनेस को लेकर कहता हूं तो कंप्लायंस ये दो वर्ड से बना है। मैं आपको कहूंगा कंप्लायंस वर्ड हैज बीन framed by two different words. One is complete
और दूसरा है अलायंस। जब कंप्लीट और अलायंस को हम जोड़ देते हैं तो कंप्लायंस बनता है। हम कहते हैं कंप्लीट अलायंस किसका भाई? ऑफ द वेरियस पार्ट्स of the business organization, various parts of the business organization, उसको हम compliance में various parts of the business organization कहते हैं। जब मैं various parts कहता हूँ, हाँ शिवानी माता गलती हो गई मुझसे गलती हो गई बेटा, अब मैं तुमसे आके सीख लूंगा क्या होता है compliance लेक्चर होने के बाद बेटा, ठीक है? तो of the various parts of the business organization, कंप्लीट मतलब कंप्लीट अलायंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, उसके नीचे दो एरोज, उसके नीचे हम लिखेंगे वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और बिजनेस से कौन से तीन पार्ट्स है? कोई भी बिजनेस में वो तीन पार्ट्स कौन से? कंप्लीट अलायंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी बिजनेस में वो तीन पार्ट्स कौन से है? नंबर वन हम कहते हैं, नंबर वन पार्ट इज कमर्शियल। कोई भी बिजनेस में, कोई भी कंपनी में, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में पहला पार्ट कमर्शियल एंगल, बिजनेस एंगल, मार्केटिंग एंगल, कंपनी के प्रोडक्ट को लेकर होगा कमर्शियल एंगल। दूसरा होगा फाइनेंशियल एंगल, फाइनेंशियल बिजनेस का एक पार्ट है। और तीसरा है रेगुलेटरी, मतलब क्या? लॉस, रेगुलेटरी एंगल। तो भैया आप देखो किसी भी बिजनेस में ये तीन पार्ट्स आपको जरूर मिलेंगे, कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी। कमर्शियल, फाइनेंशियल, रेगुलेटरी, इन तीनों का हम क्या करें? कंप्लीट अलायंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए भाई? वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम ये तीनों पार्ट्स में नीचे दो एरो ड्रॉ करेंगे। वन इज इंटरनल कंप्लायंस एंड सेकेंड इज एक्सटर्नल कंप्लायंस। भैया ये वेरियस पार्ट जो है ना, कमर्शियल, फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी, इनमें एक इंटरनल कंप्लायंस होता है, एक एक्सटर्नल कंप्लायंस होता है। व्हाट इज इंटरनल कंप्लायंस? कोई बोलेगा व्हाट इज इंटरनल कंप्लायंस? एनीवन? व्हाट इज इंटरनल कंप्लायंस? एक बिजनेस के एंगल से इंटरनल कंप्लायंस क्या होता है? इंटरनल कंप्लायंस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ एक्सटर्नल कंप्लायंस। इंटरनल कंप्लायंस किसे कहते हैं? व्हाट इज इंटरनल कंप्लायंस फॉर बिजनेस? What is internal compliance for business? किसी बिजनेस के लिए इंटरनल डन बाय मैनेजमेंट, विद इन द मैनेजमेंट। देखो दोस्तों, आप जो बोल रहे हो गलत नहीं है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हे भगवान, इस उत्कर्ष को भाई कोई तो कंपनी लॉ से बाहर निकालो, कोई तो बाहर निकालो उसको कंपनी लॉ से भाई। ये कंपनी लॉ का लेक्चर नहीं भाई, ये गवर्नेंस का लेक्चर है भाई उत्कर्ष भाई। इंटरनल कंप्लायंस आप लिखो इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड्स and policies designed, standards and policies designed by the firm, standards and policies designed by the firm to deliver a product or service। अरे भाई इंटरनल कंप्लायंस किसे कहते हैं? जब आप स्विगी पर एक ऑर्डर देते हो, जब आप स्विगी पर ऑर्डर देते हो तो स्विगी का एक इंटरनल कंप्लायंस होता है, जो आपका स्विगी का एक स्टैंडर्ड एंड पॉलिसी है which is designed by the Swiggy for delivering the food at your doorstep. Internal compliance relates to the standards and policies designed by the firm to deliver a product or service. अरे बोलो, मैंने आपको एग्जांपल दे दिया स्विगी का। स्विगी पर जब आप कोई ऑर्डर देते हो, जोमैटो पर कोई ऑर्डर देते हो, स्विगी, जोमैटो, भले दोनों कॉम्पिटिटर्स है, पर दोनों का अपना अपना स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज है डिजाइन्ड बाय दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन टू डिलीवर अ प्रोडक्ट ऑब्लिक सर्विस। इसको हम इंटरनल कंप्लायंस कहते हैं। और एक्सटर्नल कंप्लायंस किसे कहते हैं? एक्सटर्नल कंप्लायंस हम कहते हैं रेगुलेटरी aspect which are enforced by the law। भाई स्विगी जब आपसे ऑर्डर लेता है वो इंटरनल कंप्लायंस करता है, बट स्विगी के ऊपर जितने भी होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, वो होटल्स और रेस्टोरेंट्स की फूड क्वालिटी, फूड स्टैंडर्ड्स, फूड की क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हाइजीनिक होनी चाहिए,
ये गवर्नमेंट के जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स स्विगी को फॉलो करके किसी भी होटल रेस्टोरेंट को ऐड करने से पहले उनका प्रॉपर टेस्टिंग होता है, उनका शॉप एक्ट लाइसेंस देखा जाएगा, उनका सर्टिफिकेशन देखा जाएगा, उनका लाइसेंस देखकर स्विगी उनको अपने साथ जोड़ लेगा एज ए चैनल पार्टनर। तो स्विगी को ये जो रेगुलेटरी कंप्लायंस करना पड़ता है, ये एक्सटर्नल कंप्लायंस है, रेगुलेटरी एस्पेक्ट व्हिच आर एनफोर्स्ड बाय द लॉ। लॉ ने उनको कहा है भाई किसी को भी चैनल पार्टनर लेने से पहले आपको ये कंप्लायंस करना जरूरी है, वो स्विगी का एक्सटर्नल कंप्लायंस है। अरे बोलो भाई, मैंने स्विगी का एग्जांपल इसलिए लिया ताकि आपके दिमाग में रहेगा सर ने कहा था इंटरनल कंप्लायंस, तो हमने स्विगी पर ऑर्डर देने के बाद से लेके हमारे घर तक डिलीवर होने तक जो स्टैंडर्ड्स एंड पॉलिसीज डिजाइन किए स्विगी ने वो उनका इंटरनल कंप्लायंस है। और जब स्विगी पर जो भी चैनल पार्टनर्स है उनका जो रेगुलेटरी एस्पेक्ट है, क्रॉस चेक करना, वेरीफाई करना, उनका लाइसेंस चेक करना, इसको हम एक्सटर्नल कंप्लायंस कहते हैं। अरे सब लोग है कि नहीं, बोलो भाई सब लोग है कि नहीं? इंटरनल कंप्लायंस एक्सटर्नल कंप्लायंस समझा है या नहीं? अरे कुछ तो कमेंट करो गधो। मैं बार बार आपको बोल रहा हूं, आप कमेंट ही नहीं कर रहे हो। तो व्हाट इज कंप्लायंस? कंप्लायंस इज द कंप्लीट अलायंस ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। किस लिए भाई? सो दैट हमारा इंटरनल कंप्लायंस एक्सटर्नल कंप्लायंस हो, मतलब कंप्लायंस हो। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल कंप्लायंस एक्सटर्नल कंप्लायंस दोनों होता होगा तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहा है? कंप्लायंस कर रहा है। इंटरनल कंप्लायंस एक्सटर्नल कंप्लायंस करना मतलब कंप्लायंस करना। तो ये कंप्लायंस हमारे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस आता है। मुझे कोई बोलेगा किसी भी कंपनी में कंप्लायंस की जिम्मेदारी किसकी है? कैन यू कमेंट एंड टेल मी, किसी भी कंपनी में कंप्लायंस की जिम्मेदारी किसकी है? कैन यू, किसी भी कंपनी में कंप्लायंस की जिम्मेदारी किसकी है? कंप्लायंस ऑफिसर की है। ओके, कंप्लायंस ऑफिसर मतलब कौन? कंपनी सेक्रेटरी। बट लेट मी टेल यू जिज्ञासा, झील, चिरंजीवी, जिन्होंने भी कंप्लायंस ऑफिसर कहा है, लेट मी टेल यू किसी भी कंपनी में कंप्लायंस की जिम्मेदारी ये कंपनी के मैनेजमेंट की होती है, कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। और क्योंकि मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेंट नहीं है, अगर मैनेजमेंट इतना कॉम्पिटेंट नहीं है कि हर बार वो कंप्लायंस हुआ है कि नहीं वो क्रॉस चेक कर सके, मैनेजमेंट अपने हर बार उस पर्टिकुलर टास्क को निभा नहीं सकता है, तो मैनेजमेंट अपनी मदद के लिए जिस कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं उसी को कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी का एक टास्क कंपनी के मैनेजमेंट को कंप्लायंसेस के लिए मदद करना है, बट एक्चुअल कंप्लायंस की जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट अपने कंधे पर की बंदूक ये कंपनी सेक्रेटरी के कंधे पर रखकर चलाते हैं। मैनेजमेंट अपने कंधे की बंदूक कंपनी सेक्रेटरी के कंधे पर रख के चलाते हैं, और वो भी खुशी खुशी कंधे पर बंदूक रख लेता है बिकॉज उसके बदले में उसको पैसा मिलता है। तो भैया कंप्लायंस की मेन जिम्मेदारी कंपनी के मैनेजमेंट की होती है। कंपनी सेक्रेटरी तो उन्हें असिस्ट करता है। क्या करता है? असिस्ट करता है। कंपनी सेक्रेटरी असिस्ट देम इन द कंप्लायंस। जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है। क्या मैं कहूं सबको रिस्क मैनेजमेंट और कंप्लायंस एंड कंप्लायंस मैनेजमेंट समझा है? समझा है तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। समझा है तो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। तो मैं आगे बढ़ता हूं, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस। तो अभी आखिरी क्या आएगा? हमारा एथिक्स का पार्ट। आगे बढ़ता हूं एथिक्स के पास। यस यस, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, कंप्लायंस। और आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज एथिक्स। तो दोस्तों हेडिंग दो आपके नोट्स में, नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर, गवर्नेंस हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, कंप्लायंस हो गया, तो पॉइंट नंबर 4 हम एथिक्स लिखते हैं। एथिक्स के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। अनिमा ने कहा है तो सर कुछ गड़बड़ हुआ तो सीएस क्यों रिस्पॉन्सिबल है? कमिंग सून अनिमा, अनिमा कमिंग सून। रुकावट के लिए खेद है अनिमा, कमिंग सून अंडर कंप्लायंस पार्ट सी ऑफ योर सिलेबस हम लोग देखेंगे व्हाई कंपनी सेक्रेटरी रिस्पॉन्सिबल, कमिंग सून। अनिमा समझा क्या तुम्हें कमिंग सून का मतलब? हम बढ़ते हैं एथिक्स की तरफ।
एथिक्स का मतलब क्या है? सर आपने कहा था एथिक्स का मतलब पाप है। एथिक्स पाप मतलब क्या? पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है। पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को हम एथिक्स कहते हैं। मतलब क्या? हर व्यक्ति ने अपनी जिंदगी के लिए जो वैल्यूज, जो प्रिंसिपल्स, जो उसूल अपनाए हैं वो उसके एथिकल वैल्यूज और प्रिंसिपल्स है। तो भैया क्या एथिक्स हर व्यक्ति का सेम होता है? नो, एथिक्स चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फॉर द सेम पर्सन इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर ये एथिक्स है, बट व्हाई व्हाई वी नीड एथिक्स? दुर्वेश तुम्हारे सवाल का जवाब मिलेगा। व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस? भैया बिजनेस में हमें एथिक्स की जरूरत क्यों पड़ती है? एथिक्स आपने बताया सर पर्सनली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल है। एथिक्स इंडिविजुअल से जुड़ा हुआ है। एथिक्स इज द कैरेक्टर ऑफ अ पर्सन। एक व्यक्ति का कैरेक्टर उसके एथिकल वैल्यू से समझता है। इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सर व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस? हमें बिजनेस में एथिक्स की जरूरत क्यों महसूस होती है? तो मैं आपको बता दूं व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस। वो समझाने के लिए पहले आप मुझे बोलो, कोई भी बिजनेस हो, फॉर एनी बिजनेस, फॉर एनी बिजनेस, पढ़ना है एथिक्स। यूपीएससी में भी पढ़ना है कि ये सेम है? व्हाट यू आर टॉकिंग ऑफ अनिमा? आई डोंट नो। अनिमा तुम जो पूछे मुझे नहीं समझ रहा है। व्हाट इज योर क्वेश्चन बेटा? एथिक्स यूपीएससी में भी पढ़ना है क्या? ये सेम है बेटा। ये प्लेटफॉर्म है इस तरह का सवाल पूछने का। अनिमा बेटा, इज दिस द प्लेटफॉर्म टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन आई एम डीपली इन्वॉल्वड इन एक्सप्लेनिंग यू समथिंग? इज दिस काइंड ऑफ कमेंट a responsible comment? Yes, Anima, is this a responsible comment? Why we need ethics in business? तो आप मुझे बोलो किसी भी बिजनेस में कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? कैन एनीवन टेल मी 3 स्टेप्स ऑफ अ बिजनेस? कोई भी बिजनेस लो, कोई भी बिजनेस, फॉर एनी बिजनेस दिस आर द कॉमन 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स फॉर एनी बिजनेस। कोई भी बिजनेस में, किसी भी बिजनेस में ये 3 कॉमन स्टेप्स होते हैं। कोई मुझे बोलेगा द 3 कॉमन स्टेप्स ऑफ एनी बिजनेस। आई एम वेटिंग फॉर 30 सेकंड्स, उसके बाद मैं खुद लिखूंगा। किसी भी बिजनेस में 3 कॉमन स्टेप्स कौन से होते हैं? ना 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 ना, किसी भी बिजनेस में 3 कॉमन स्टेप्स होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। शिवानी अगेन आई से यू आर आस्किंग अ रॉन्ग क्वेश्चन। जितना मैंने कहा है ना उतना ही तुम सोचो। व्हाई यू आर गोइंग अहेड वन स्टेप आई डोंट नो। बेटा यू हैव टू कंट्रोल योर इमोशंस एंड योर थॉट्स। अगर तुमने भरोसा करके मेरे ऊपर कुछ जिम्मेदारी दी है तो मुझे मौका तो दो अपने आप को प्रेजेंट करने का, अपने आप को बताने का। शिवानी, व्हाई यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल द टाइम? पहले से ऐसी है क्या तू? बचपन से? आगे जाके बहुत डिफिकल्ट होगा शिवानी। आगे जाके मतलब समझ जा कब, यू नो कब डिफिकल्ट हो सकता है ऐसे थॉट्स? कोई बोलेगा क्या कब डिफिकल्ट होगा शिवानी को ऐसा? अरे पेपर लिखते वक्त रे, बाकी कुछ नहीं, पेपर लिखते वक्त मैं बता रहा हूं। पेपर लिखते वक्त अभी तक मैं एथिक्स स्टार्ट भी नहीं किया और तू बोल रही है ये ऐसा है क्या वैसा है क्या? मतलब अभी तक शादी हुई भी नहीं और तू बोल रही है इसका क्या होगा? तो किसी भी बिजनेस में 3 स्टेप्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। कोई भी बिजनेस आप लो उसमें इनपुट रहेगा, प्रोसेसिंग रहेगा, आउटपुट रहेगा। ये 3 स्टेप्स कॉमन है। ओके तो भैया बिजनेस के अंदर इनपुट क्या होता है? बिजनेस के अंदर इनपुट होता है मैन, मटेरियल एंड मनी। बिजनेस के अंदर इनपुट होता है मैन, मटेरियल एंड मनी। बिजनेस के अंदर प्रोसेसिंग कौन करता है? बिजनेस के अंदर प्रोसेसिंग करते हैं बिजनेस के एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स। बिजनेस के अंदर आउटपुट बिजनेस का कौन खरीदता है? बिजनेस के कस्टमर्स, दैट इज क्लाइंट भी मैं कहूंगा। कस्टमर्स क्लाइंट बताऊंगा मैं आपको। ओके तो बिजनेस में इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। सर ने कहा बिजनेस में मैन, मटेरियल, मनी ये इनपुट होगा, प्रोसेसिंग एम्प्लॉयज और मैनेजर्स करेंगे, आउटपुट कस्टमर्स और क्लाइंट करेंगे। अब ध्यान से सुनना सब लोग। यू हैव टू टेल मी
हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस। जिसके लिए मैंने आपको कहा बिजनेस को इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये 3 स्टेप्स है। बिजनेस के अंदर ये जो मैन, मटेरियल्स, मनी है। मैन मतलब द एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ, मटेरियल मतलब ऑब्वियसली कृष्णा। आई होप यू आर अटेंडिंग ऑल द लेक्चर्स। मैंने पहले दिन से कहा है कि जो भी मैं स्क्रीन पर लिख रहा हूं आपको सबको लिखना है। ये टाइम पास कहते हुए नहीं लिख रहा हूं मैं, ये कोई पिक्चर नहीं चल रहा है यहां पर। अदर्स प्लीज रिप्लाई, आर यू राइटिंग? मैंने ऑलरेडी पहले लेक्चर से कहा है जो भी मैं लिख रहा हूं, मैंने आर3 में कहा है, मैं गवर्नेंस में कह रहा हूं, सीआरएम में कह रहा हूं, भैया मेरे नोट्स ही मेरे वचन है, मेरा वचन ही मेरा शासन है, वैसे मेरे नोट्स ही मेरे वचन है। मेरे नोट्स या हमारे नोट्स जो स्टूडेंट्स करेगा उसको एग्जाम में हर तरह के क्वेश्चन को लिखने के लिए स्किल डेवलपमेंट होगा, एक्सपर्टाइज थॉट होगा। सो प्लीज डोंट आस्क सच कमेंट। कृष्णा दर्द होता है इधर, दर्द, इट हर्ट्स अ लॉट कृष्णा। ऐसा ना कर मुन्नी या मुन्ना, कृष्णा इज अ बॉय, ऐसा ना कर मुन्ना। तो बिजनेस में मैन, मटेरियल, मनी। मैन जो बिजनेस में होता है वो एंटरप्रेन्योर हिमसेल्फ है। मटेरियल मतलब रॉ मटेरियल और मनी मतलब पैसा। भैया बिजनेस में मैन, मटेरियल, मनी, ये तीनों बिजनेस को कौन देता है? कोई मुझे बोलेगा बिजनेस को मैन, मटेरियल, मनी कहां से मिलता है? बिजनेस को मैन, मटेरियल, मनी कहां से मिलता है? कैन यू टेल मी? बिजनेस को मैन, मटेरियल, मनी कहां से मिलता है? From where do we get the man, material, money in business? बिजनेस को मैन, मटेरियल, मनी कहां से मिलता है? सोसाइटी से। वेरी गुड अनिमा, परफेक्ट। बिजनेस को मैन, मटेरियल, मनी सोसाइटी से मिलता है। बिजनेस में एम्प्लॉयज और मैनेजर्स कहां से होते हैं? सोसाइटी से होते हैं। बिजनेस के कस्टमर्स और क्लाइंट कहां से बिलोंग करते हैं? सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो भैया बिजनेस का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये पूरा किस पर डिपेंडेंट है? बिजनेस का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट किस पर डिपेंडेंट है? सोसाइटी पर डिपेंडेंट है। भैया बिजनेस का इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट अगर ये सोसाइटी पर डिपेंडेंट है, मतलब बिजनेस का पूरा प्रॉफिट ये किसकी देन है? बिजनेस का पूरा प्रॉफिट ये किसकी देन है? सोसाइटी की देन है। अगर बिजनेस का पूरा प्रॉफिट ये सोसाइटी की देन है, तो इन रिटर्न सोसाइटी भी कुछ ना कुछ बिजनेस से एक्सपेक्ट करेगा। दुर्वेश, बिजनेस का पूरा प्रॉफिट अगर सोसाइटी की देन है तो इन रिटर्न सोसाइटी भी बिजनेस से कुछ ना कुछ एक्सपेक्ट करेगा। और क्या एक्सपेक्ट करेगा? सोसाइटी बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है बिजनेस शुड बी एथिकल। सोसाइटी इन रिटर्न बिजनेस से एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस एथिकल हो। एथिकल मतलब क्या? समाज के भलाई के लिए हो, लोगों की तरक्की के लिए हो, उनके अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए हो, उनके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट लाने वाला हो। ना कि बिजनेस लोगों को नेगेटिवली इंपैक्ट करे, ना कि बिजनेस उनको अनएथिकल रास्ते पे लेके जाए, ना कि बिजनेस उन्हें इलीगल बिजनेस में घुसा दे। कोई भी सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करती है कि भैया बिजनेस एथिकल हो, बिजनेस एथिकल हो। अगर ये सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन है तो क्या लगता है आपको? अगर किसी ने अपने बिजनेस में, दुर्वेश, अगर किसी ने अपने बिजनेस में एथिक्स नहीं रखा, अगर किसी ने अपने बिजनेस में एथिक्स नहीं रखा, तो क्या सोसाइटी, अब आपको जवाब देना, अगर किसी ने अपने बिजनेस में एथिक्स नहीं रखा तो क्या सोसाइटी उस बिजनेस को लंबे समय तक गोइंग कंसर्न बेसिस पर, क्या सोसाइटी उसे इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोवाइड करते रहेगा? अगर किसी ने अपने बिजनेस में एथिक्स नहीं रखा तो क्या सोसाइटी उसे लंबे समय तक गोइंग कंसर्नली इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट प्रोवाइड करते रहेगा? कमेंट करके बोलो मुझे, करते रहेगा? नो, नॉट एट ऑल। अरे भाई अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स नहीं रखोगे तो आपका विजय मल्ल्या होगा। अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स नहीं रखोगे आपका नीरव मोदी होगा। अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स नहीं रखोगे आपका ललित मोदी होगा। अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स नहीं रखोगे आपका अनिल अंबानी होगा। अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स नहीं रखोगे आपका सुब्रतो रॉय होगा। और अगर आप आपके बिजनेस में एथिक्स रखोगे तो आपका इन्फोसिस होगा। अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स रखोगे आपका जीआरडी टाटा होगा। अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स रखोगे तो आपका रतन टाटा होगा।
अगर आपके बिजनेस में आप एथिक्स रखोगे, आपका अजीम प्रेमजी होगा। अरे बोलो भाई, समझा है कि नहीं? तो वाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस? तो पहला पॉइंट है हमारा ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। भैया, इट इज अ ड्यूटी ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स सोसाइटी, इट इज अ ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। मैंने रिलायंस का नाम नहीं लिया साक्षी, रिलायंस का नाम जानबूझकर नहीं लिया, उसका रीजन अलग है, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। ये आगे आने वाले चैप्टर्स में आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा व्हाई आई हैव नॉट टेकन द नेम ऑफ रिलायंस ओवर हियर। ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, बिजनेस का पहला ड्यूटी है ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी। और सोसाइटी बिजनेस से क्या एक्सपेक्ट करता है कि बिजनेस एथिकल हो। भैया सेकंड ड्यूटी है ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। अरे शेयर होल्डर्स नहीं कहा मैंने, स्टेक होल्डर्स। ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर कैसे? बिकॉज बिजनेस कैन हैव पॉजिटिव or negative impact on stakeholders. Who are stakeholders? Stakeholders are our suppliers, creditors, customers. सोसाइटी को मैं कहने लगा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, या मैं कहूंगा गवर्नमेंट, शेयर होल्डर्स, every person who is directly or indirectly connected or associated with the business. Every person who is directly or indirectly connected or associated with the business is our stakeholder. Every person who is directly or indirectly connected with our business is our stakeholder. बिजनेस का सेकंड रीजन व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस इज ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेकहोल्डर्स। भैया अगर बिजनेस एथिकल होगा तो बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट होगा, अगर बिजनेस एथिकल होगा तो बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट होगा। मतलब क्या? अगर बिजनेस एथिकल होगा तो बिजनेस का पॉजिटिव इंपैक्ट मतलब इन्फोसिस होगा, अगर बिजनेस एथिकल होगा बिजनेस का नेगेटिव इंपैक्ट मतलब सत्यम होगा। भैया सत्यम ने अपने स्टेक होल्डर्स के ऊपर जो नेगेटिव इंपैक्ट किया, उसका अंजाम, उसका परिणाम आज 2021 तक लोग भुगत रहे हैं। जो इंपैक्ट 2009 में हुआ था 2021 में भी लोग भुगत रहे। बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर नेगेटिव इंपैक्ट होता है, बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। अनिमा शुक्ला, अगर तुम्हें स्क्रीन पर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं तुम्हें बता दूं बेटा, यू हैव टू लर्न हाउ टू सी यूट्यूब। यूट्यूब के ऊपर एक रेजोल्यूशन होता है जिसमें तुम रेजोल्यूशन का तुम्हारा बढ़ा दोगे, 480 को 680, 780, 1080 ऑटो मोड पे डाल दो, रेजोल्यूशन बढ़ जाएगा बेटा, तो अपने आप तुम्हें क्लियर दिखने लगेगा। आई होप ऑल अदर्स नो द सेम आइडिया व्हाट आई एम शेयरिंग, एवरीवन इज अवेयर ऑफ दिस। तुम्हारे यूट्यूब चैनल पर वहां पर रेजोल्यूशन तुम्हें इंक्रीज करना पड़ता है बेटा। और मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा अनिमा बेटा, जब मैं कोई पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए बेटा प्लीज कमेंट मत किया करो, हाथ जोड़ के विनंती है तुम्हें। तो बिजनेस का पहला व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस इज ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, सेकंड इज ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स। बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर कैसे इंपैक्ट होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये जो बंदा आपके सामने खड़ा है नीलम कुमार भंडारी, मैं आपको बता दूं, अगर इन्फोसिस कंपनी नहीं होती, अगर इन्फोसिस कंपनी नहीं होती तो इन्फोसिस कंपनी की वजह से जो मेरी लाइफ और हमारी फैमिली की लाइफ जो चेंज हुई है वो नहीं होती। कैसे इन्फोसिस कंपनी, कैसे बिजनेस का स्टेक होल्डर्स पर पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, इसका जीता जाता एग्जांपल ये आपके सामने बना है नीलम कुमार भंडारी। मैं आपको एथिक्स के हमारे फर्स्ट चैप्टर में बताऊंगा कि कैसे इन्फोसिस कंपनी ने हमारे फैमिली की लाइफ चेंज कर दी। इन्फोसिस कंपनी ने पॉजिटिव इंपैक्ट, और मैं एक व्यक्ति हूं, ऐसे हजारों करोड़ों लाखों इंडियंस का इन्फोसिस ने पॉजिटिव लाइफ चेंज कर दिया है। तो पॉजिटिव इंपैक्ट, वेरा सत्यम नेगेटिव इंपैक्ट। तो व्हाई वी नीड एथिक्स इन बिजनेस, पहला रीजन ड्यूटी टुवर्ड्स सोसाइटी, दूसरा रीजन ड्यूटी टुवर्ड्स स्टेक होल्डर्स, एंड तीसरा रीजन फॉर द betterment of the business organization
as a whole as well as the nation। अरे भाई बिजनेस अगर एथिकल होगा तो ना कि बिजनेस का भला होगा, पूरे नेशन का भला होगा। बिजनेस अगर एथिकल होगा ना कि पूरे बिजनेस का, उस पर्टिकुलर बिजनेस का गुडविल बढ़ेगा, पूरे देश का गुडविल बढ़ेगा। आज इंडिया का नाम पूरे वर्ल्ड में क्यों बढ़ रहा है? बिकॉज इंडियन बिजनेसेस आर नोन फॉर देयर एथिकल बिजनेस। Why China is suffering today? Because China is known for its unethical behavior। चाइना के अनएथिकल बिहेवियर की वजह से चाइना इज लैगिंग बिहाइंड। और वो दिन दूर नहीं, मे बी 5 साल, 10 साल, 50 साल, कभी ना कभी, क्योंकि हमारे एथिकल स्टैंडर्ड्स को अगर हम कंटिन्यूअसली फॉलो करते रहे तो दिन दूर नहीं, वी कैन ओवरटेक चाइना। द ओनली वर्ड व्हिच कैन हेल्प अस टू ओवरटेक चाइना इज एथिकल कंडक्ट, एथिकल बिहेवियर, बिकॉज़ दे लैक इन एथिक्स एंड वी शुड बी अहेड इन एथिक्स। अरे समझा कि नहीं? बिजनेस का गुडविल और देश का गुडविल एथिक्स पर डिपेंडेंट है। अरे बोलो भाई, कमेंट करो, why we need ethics in business, duty towards society, duty towards stakeholders for the betterment of the business organization as well as the nation as a whole। सबको समझा है तो कुछ तो पॉजिटिव कमेंट करो भाई, कुछ तो बूस्ट दो, कुछ तो एनर्जी ड्रिंक पिलाओ मुझे आपकी कमेंट के थ्रू, गधो। यस। तो भाई अगर आप मुझे पूछोगे अभी का हमारा आज का जो डिस्कशन है वो डिस्कशन कहां तक हमें लेकर आया है, आज का डिस्कशन हमें कहां तक लेकर आया है, आज का डिस्कशन हमें कहां तक लेकर आया है, कहां आ गए हम, कहां आ गए हम। हमने पहले 4 सवालों का जवाब देख लिया है, हमारा 5वां सीएसआर है और मुझे आपसे जो डिस्कशन करना है कुछ बेसिक चीज है वो हम डिस्कस करेंगे। एंड हम हमारे फर्स्ट पार्ट जो कि आपके पेपर में 20 मार्क के लिए आता है, कितने मार्क के लिए आता है? 20 मार्क के लिए आता है। या फर्स्ट पार्ट जो आपके पेपर में 10 मार्क के लिए आता है, एथिक्स या रिस्क मैनेजमेंट, इन दोनों में से किसी भी एक चैप्टर पर अगले सेशन में, दैट इज मंडे से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। मैं अगले सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मंडे के टाइमिंग्स आपको संडे के दिन सारे सब्जेक्ट के टाइमिंग्स संडे के दिन अपडेट किए जाएंगे, दैट इज टुमारो, बिकॉज़ नाउ फ्रॉम मंडे वी विल बी स्टडीइंग इन आवर एप्स। तो जिन स्टूडेंट्स का रजिस्ट्रेशन हो गया है, जिन्होंने एडमिशन लिया है संडे को, उनको सबको हर एक सब्जेक्ट के टाइमिंग्स कम्युनिकेट किए जाएंगे एंड अकॉर्डिंगली वी विल हैव द डिस्कशन ऑन मंडे। मंडे से हम लोग हमारा फर्स्ट पार्ट पढ़ाई का स्टार्ट कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय, टाटा करो, टाटा बाय बाय, सलाम, नमस्ते, शबा खैर, बोलो फटाफट सब लोग। अरे टाटा तो बोलो, गुड बाय बोलो, गुड डे बोलो, कुछ तो बोलो, अरे बोलो रे। जय माता दी दुर्वेश, बाय बाय, बाय बाय दुर्वेश, जय माता दी।